सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। आज हम जो शुरू करने वाले हैं मोशन चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये क्लास 9th के लिए है। तो क्लास 9th के लिए मोशन चैप्टर में यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन में शुरू करने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे इसको देखें वो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और नोटिफिकेशन का भी बेल ज़रूर दबाना, ताकि इसी का जब अगला वीडियो आना लगे या मेरा जो भी अगला वीडियो आए क्लास 9th के लिए उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, ताकि आप कंटिन्यू आराम से देख सको। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछना, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और घबराना नहीं, इसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल वगैरह सब सॉल्व कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है मोशन। तो बच्चों, कोई बॉडी मोशन में होती है ये कैसे पता चलता है? अगर ये मान लो एक रोड है, अगर कोई बॉडी यहाँ पे खड़ी है पॉइंट ए पे, ये है पॉइंट ए, बॉडी यहाँ पे पॉइंट ए पे खड़ी है। तुम देख रहे हो कि बॉडी ए पॉइंट से आगे बढ़ गई है और चल रही है। बॉडी ए पॉइंट से, ये जो बॉडी है वो पॉइंट ए से आगे बढ़ रही है और चल रही है। तो जब देखोगे कि पॉइंट ए से बॉडी आगे बढ़ रही है या चल रही है तो इसको कह दोगे कि ये क्या है? मोशन में है। क्या कह दोगे? मोशन में है। यानी मोशन में हुआ क्या एक्चुअल में? बॉडी अभी पॉइंट ए पे थी, यानी ये इसकी पोजीशन हो गई, ये इस पोजीशन पे हो गई ए पे। यहाँ पे बी पॉइंट है, बॉडी चलते हुए बी पॉइंट पे आई। फिर यहाँ पे सी पॉइंट है तो बॉडी चलते हुए सी पॉइंट पे आएगी। तो तुम देख रहे हो कि जब भी बॉडी पॉइंट अपना चेंज कर रही है, यानी अभी ए पे थी, कुछ समय बाद बी पे आ गई, फिर कुछ समय बाद सी पे चली जाएगी, तो एक्चुअली में क्या हो रहा होगा? पॉइंट चेंज हो रहा होगा। तो जब भी पॉइंट चेंज हो रहा होता है बॉडी का या पोजीशन चेंज हो रही होती है तो हम कह देंगे कि ये बॉडी मोशन में है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर और बारीकी से हम लोग देखें तो ये अगर कोई ट्रेन है, ट्रेन के डिब्बे में हम लोग बैठे हैं, कोई दो आदमी ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं, तो अब ये दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, ये दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं। तो जब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं ट्रेन में बैठे हुए आदमी, तो क्या ये दोनों आपस में मोशन में हैं? नहीं, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, बैठ के आराम से बात कर रहे होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वो दोनों मोशन में नहीं हैं, उनको पता है, लेकिन ट्रेन के बाहर जो आदमी देख रहा है वो इन दोनों को मोशन में देखेगा। तो ऐसा कैसे? एक ही बार में दो ऑब्जेक्ट मोशन में भी हैं और रेस्ट में भी हैं। इसको समझने के लिए मोशन को हम लोग और बारीकी से समझेंगे। और बारीकी से कैसे समझेंगे? कि जब भी कोई बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी कोई बॉडी मूव करेगी, whenever a body will change its position, changes its position, जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, मान लो जैसे कि एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देन द body is said to be in motion। याद रखना, जिसको भी डेफिनेशन लिखना होगा वो पॉज कर देगा मेरा वीडियो, डेफिनेशन लिख लेगा, उसके बाद मेरा वीडियो फिर से प्ले कर देगा। तो मैं समझा देता हूँ। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुई मोशन की? कि व्हेनेवर अ बॉडी विल चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, ये सब लोग एक्सपीरियंस करते होगे। वो एग्जांपल लेता हूँ मैं। तुम लोग शाम को घर के छत पे खड़े हो,
तो तुम लोग जब शाम को घर के छत पे खड़े हो तो तुम लोग स्टेशनरी हो, क्योंकि खड़े हो। स्टेशनरी यानी कि फिक्स, जो मूव ना कर रहा हो, जैसे दीवार हो गया, पेड़ पौधे हो गए, छत पे तुम चुपचाप खड़े हो, तुम हो गए। तो तुम देखोगे कि जब तुम चुपचाप खड़े हो तो जितनी भी बॉडीज़ पोजीशन चेंज कर रही हैं तुम्हारे रिस्पेक्ट में, यानी जिनको तुम देख रहे हो, उन सब को बोलोगे कि वो मोशन में है। कई गाड़ियाँ जा रही हैं, कई गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन तुम तो स्टेशनरी हो। तो जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, इसका मतलब कि पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जब भी कोई बॉडी पोजीशन चेंज करेगी, किसके रिस्पेक्ट में? किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम कह देंगे कि वो बॉडी मोशन में है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? एक्चुअली अलग अलग बॉडी का स्पीड अलग अलग होता है। तो जो बॉडी थोड़ी तेज़ी से पोजीशन चेंज करती है, थोड़ा तेज़ चलती है, वो तो हमको आराम से मोशन में दिख जाएगा। लेकिन जो बॉडी एकदम धीरे चलती है बच्चों, वो हमें कैसे दिखेगा? ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। इमेजिन करो घड़ी। अब घड़ी में 3 सुई रहती है, घड़ी में 3 ठो सुई रहती है। कौन कौन सी? घंटे की सुई रहती है, मिनट की सुई रहती है, सेकंड की सुई रहती है। सेकंड की सुई थोड़ा तेज़ी से बदलती है, तो वो हमें चेंज होते हुए दिख जाती है। ठीक है, सेकंड की सुई जो है वो थोड़ा तेज़ी से बदलती है ऐसे, तो वो हमें चेंज होते हुए दिख जाती है सेकंड की सुई, कि भैया सेकंड की सुई मोशन में है। लेकिन मिनट की भी अच्छे से नहीं दिखती है, और आवर की तो एकदम ही अपना पोजीशन चेंज करते हुए नहीं दिखती है। आवर की जो सबसे छोटी वाली सुई होती है घड़ी में, वो जल्दी अपना पोजीशन चेंज करते हुए दिखती ही नहीं है। अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए देखेंगे, झटके से देखेंगे, तो वो हमको एक जगह लगी फिक्स रहती है। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि वो फिक्स नहीं रहती है। फिक्स होती तो 2 से 3 पे कैसे जाती, 3 से 4 पे कैसे जाती, तो हम कैसे देखेंगे? अब ये दिक्कत हो गया हमारे लिए। अब हमको ये तो पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है, यानी छोटी वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई जो है, वो चेंज कर रही है अपना पोजीशन, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम उसको ठीक ठीक मोशन नहीं कह पाएंगे इस डेफिनेशन से। तो हमने थोड़ा सा डेफिनेशन को इम्प्रूव कर दिया। क्या डेफिनेशन को इम्प्रूव कर दिया? हमने डेफिनेशन को इम्प्रूव ऐसे किया कि हम चुपचाप घड़ी के सामने बैठ गए कुछ देर के लिए। हम घड़ी के सामने कुछ देर के लिए बैठ गए, तब जा कर के हमको घंटे वाली सुई हल्की सी मूव करते हुए दिख रही है, हल्की हल्की मूव करते हुए दिख रही है। तो हमने घंटे वाली सुई को हल्की मूव करते हुए कैसे देखा? ऐसे देखा कि हम घड़ी के सामने थोड़ा देर बैठ गए, यानी कुछ टाइम स्पेंड किया। तो हम एक्यूरेट डेफिनेशन लिख देंगे कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस its position with respect to time। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगी, when a body changes its position with respect to time, then the motion is set, then the body is said to be in motion। ये बढ़िया डेफिनेशन हो गया कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ना लेकर के टाइम ले लेंगे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम कभी नहीं रुकेगा, टाइम तो सेम गति से चलेगा। जो मेरे लिए टाइम बदलेगा 1 घंटे का टाइम, वही तुम्हारे लिए भी 1 घंटे का टाइम बदलेगा, वही तुम्हारे लिए भी पड़ोसी के लिए 1 घंटे का टाइम बदलेगा। टाइम सबके लिए सेम गति से चेंज होगा। तो हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ना लेकर के टाइम ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो हम कह देंगे कि मोशन में है। कैसे? अगर 1 घंटे में बॉडी 1 किलोमीटर चल रही है, फिर अगले घंटे में अगले किलोमीटर गई, फिर अगले घंटे में अगले किलोमीटर गई, तो अब यहाँ पे हर 1 घंटे में टाइम चेंज हो रहा है, तो बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो हम लोग कह देंगे कि बॉडी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, यानी बॉडी जो है वो मोशन में है। ठीक है, होप कि समझ में आ गया होगा। मोशन यानी क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज करती है तो हम उसको कह देते हैं कि वो बॉडी मोशन में।
जब बॉडी मोशन में है तो और क्या क्या होगा, बॉडी जब मोशन में होगी तो कुछ ना कुछ पाथ कवर होगा, कुछ ना कुछ रास्ता कवर होगा। उदाहरण के तौर पे बॉडी पोजीशन ए पे थी और चली गई पोजीशन बी पे। बॉडी जो है वो पोजीशन ए पे थी और कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद बॉडी जो है वो पोजीशन बी पे चली गई। ये देखो बी पे चली गई। तो अब पोजीशन ए से पोजीशन बी तक का कोई ना कोई पाथ कवर हुआ ना, रास्ता कवर हुआ, और इसकी कोई लेंथ होगी, इसकी कोई लेंथ होगी। कोई ना, बॉडी ए से बॉडी बी तक चली गई तो पाथ कवर हुआ। अब पाथ कवर हुआ तो पाथ का कोई ना कोई लेंथ भी होगा। शाबाश, पाथ का कोई लेंथ होगा जिसको हम नाप सकते हैं कि भैया ए से लेकर के बी तक 10 किलोमीटर चला, कि 5 किलोमीटर चला, कि 2 किलोमीटर चला, कि 1 किलोमीटर चला। नाप सकते हैं, आराम से नाप सकते हैं। तो ये हो गया, इसको कह देते हैं पाथ। जो पाथ कवर करती है बॉडी उसको हम लोग कह देते हैं डिस्टेंस। ध्यान से समझना, इसको कह देते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, ध्यान से समझना, डिस्टेंस। अब बच्चों सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है तुम लोगों के लिए वो ये आता है कि डिस्टेंस के साथ एक और क्वांटिटी आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हम एक डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये है पॉइंट ए, मान लो बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक गई, ये है पॉइंट बी। फिर बी से लेकर के बॉडी यहाँ तक गई, ये है पॉइंट सी। ध्यान से समझना, बॉडी ए से लेकर के बी तक गई और बी से लेकर के सी तक गई। तो ये इसका एक्चुअल पाथ हो गया। ध्यान से समझना, ए से बी यानी ए बी और ये बी सी, ये इसका एक्चुअल पाथ हो गया। कौन सा पाथ हो गया? एक्चुअल पाथ। कि ए से सी तक के जाने के लिए एक्चुअल पाथ यानी सही रास्ता ए से बी तक जाओ और बी से सी तक जाओ, तब जाके ए से सी पहुंच जाओगे। तो जो एक्चुअल पाथ होगा यानी ये जो एक्चुअल पाथ होता है, ध्यान से समझना, इसको नोट कर लेना। जो एक्चुअल पाथ होता है ये एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ मतलब ए से बी प्लस बी से सी, ये एक्चुअल पाथ हो गया। ये एक्चुअल पाथ को ही इज नोन एज डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस बोल देते हैं। एक्चुअल पाथ को ही हम लोग डिस्टेंस बोल देते हैं। अब अगर ए से सी तक ही पहुंचना है तो कोई लड़का है वो बोला कि भैया ए से बी तक हम जाएं, बी से सी तक जाएं, बड़ा लंबा रास्ता है, ऐसा करते हैं शॉर्टकट मार देते हैं। ऐसा करते हैं कि हम शॉर्टकट मार देते हैं। तो शॉर्टकट सीधे ऐसे चला जाएगा, एकदम शॉर्टकट जो है वो सीधे ऐसे चला जाएगा। तो अब ये क्या है? ये ए से लेकर के सी तक पहुंचने की सबसे छोटी डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसी को हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में देखो, अगर हमको शॉर्टकट मारना है तो हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ऐसा कोई बेवकूफ़ थोड़ी होता है जो बोले कि हम भैया शॉर्टकट मारेंगे, उसको शॉर्टकट पता ही ना हो, वो तो लॉन्ग कट में हो जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा सी पॉइंट तक, घूमते रह जाएगा। तो यानी शॉर्टकट अगर हमको मारना है तो हमको क्या ज़रूरत है, क्या जानना चाहिए? अगर हमको शॉर्टकट मारना है, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट करना है तो हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टेस्ट है। शॉर्टकट मारना होगा तो हमको डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए भाई। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट समझ गए, ए से यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी उसको हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हमको चाहिए। और डिस्टेंस में नहीं चाहिए क्या? तो नहीं चाहिए। डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन इज
नॉट रिक्वायर्ड इन डिस्टेंस। डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, किसी भी दो पॉइंट के बीच जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। और डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल पाथ होगा, जो एक्चुअल लेंथ होगी, जो एक्चुअल रास्ता होता है, वही कहलाता है डिस्टेंस। तो होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ से देखो, अब दो अलग अलग क्वांटिटी हो गई, ये आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब हमारे पास दो क्वांटिटी आ गई और दोनों में अजीब सा अंतर लग रहा है। क्या अंतर लग रहा है भैया, क्या अंतर लग रहा है, देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई डिस्टेंस, एक क्वांटिटी आ गई डिस्टेंस, ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस को भी हम मीटर किलोमीटर इन्हीं क्वांटिटी से नापेंगे। डिस्टेंस में लेकिन क्या है कि डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी क्वांटिटी बड़ी अजीब सी है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट का, तो इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो सवाल ये उठता है कि हम क्या डायरेक्शन जिसमें नहीं चाहिए और डायरेक्शन जिसमें चाहिए, उन दोनों के एक ही चीज़ बोलेंगे? तो नहीं, दोनों का अलग अलग नाम है। जनरली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं, लेकिन डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को बोल देते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट भैया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब सवाल उठता है, सर थोड़ा ठीक ठीक बता दीजिए, स्केलर और वेक्टर का क्या मतलब वो लफड़ा है। तो ठीक ठीक बताते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी कहलाती है, ध्यान से समझना, स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी, ताकि एकदम क्लियर हो जाए, एकदम मतलब फंडा ही क्लियर हो जाए कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। ध्यान से सुनना बात को कि दोज क्वांटिटी which have only magnitude, ठीक है, are known as स्केलर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब, तुम जैसे बाजार, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हुआ वो समझा रहा हूँ। तुम बाजार में जाते हो, 10 किलो चीनी ले आते हो, बाजार में गए 10 किलो चीनी ले आए, तो 10 केजी क्या है, 10 किलो क्या है, 10 किलो जो है वो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है किसका, चीनी का। चीनी का मैग्नीट्यूड है 10 किलो। तो मैग्नीट्यूड मतलब माप, क्वांटिटी जो होती है, ठीक है, वो माप हो गया। जैसे अगर कोई लड़का तुम्हारी क्लास में पढ़ रहा है जो 100 किलो का है, तो उस लड़के की क्वांटिटी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, 100 किलो। तो डिस्टेंस जो में हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा क्या मतलब हो गया कि डिस्टेंस में सिर्फ हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, या तो 5 किलोमीटर, 2 मीटर, 1000 किलोमीटर, इस तरह से लिखेंगे, सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे।
तो जिस भी क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है उसको हम बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है, ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, फिर नहीं समझ में आया तो हमको तुरंत कमेंट में पूछ लेना, हम तुरंत बता देंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, नोटिफिकेशन ये सब दबा देना ज़रूर। वेक्टर क्वांटिटी देखो क्या होता है। दोज क्वांटिटी, वह क्वांटिटी, ध्यान से सुनो, दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ, जिसमें दोनों हो, क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज क्या, वेक्टर क्वांटिटी, इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अगर कोई बोलता है कि देखो वो आदमी देखो 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, कोई बोलता है कि देखो वो आदमी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वेस्ट की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वेस्ट की तरफ से जा रहा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, पश्चिम की तरफ जा रहा है। अगर कोई बोलता है कि देखो वो आदमी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन बता रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अब डायरेक्शन भी हमको पता है। तो ये जो डायरेक्शन पता है ये हो गया डायरेक्शन, और ये दोनों क्वांटिटी जिसमें होंगी, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, उसको हम बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो अब अगर डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, इसको आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो अब अगर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो अब एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। क्या समझ में आ जाएगा? तो ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम लिखते हैं डिस्टेंस, अगर हम लिखते हैं डिस्टेंस, तो ये इसका मतलब हो गया 5 किलोमीटर। बस डिस्टेंस को किलोमीटर में या मीटर में नापा जाता है, तो डिस्टेंस लिखते हैं तो 5 किलोमीटर, सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, तो अब हमें लिखना पड़ेगा 5 किलोमीटर, और कहाँ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो समझ में आई? अब इसमें देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये देखो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और इसमें क्या है, इसमें देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। कैसे? ये हो गया मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये हो गया टूवर्ड्स ईस्ट, ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और डिस्टेंस क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोशन पढ़ लिया, क्या पढ़ा मोशन में, कि व्हेन अ बॉडी मूव्स या चेंजेस, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, ठीक है। अब मोशन जब होगा तो बॉडी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। सर ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अब मैंने मोशन पढ़ाया तो कोई बच्चा उठ के पूछ दिया कि सर क्या एक ही कितने प्रकार के होते हैं मोशन?
मोशन अलग अलग प्रकार के भी होते हैं या सिर्फ मोशन से ही काम चल जाएगा, तो हम बोलेंगे नहीं, मोशन दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मोशन, टू टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यूनिफॉर्म मोशन। कौन कौन से होते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और कौन से होते हैं? दूसरा कौन सा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला हो गया यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो गौर से सुनना बात को। पहले हम लोग बताते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो देखो, हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? when a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be in यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई बॉडी, ध्यान से समझना, जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्या मतलब हुआ? इसका एग्जांपल समझाते हैं कि जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी 1 घंटे में 10 किलोमीटर गई तो अगले 1 घंटे में वो 10 ही किलोमीटर जानी चाहिए, फिर अगले 1 घंटे में वो फिर अगला ही 10 किलोमीटर जाएगा। माने ध्यान से समझना, ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्टेंस। तो क्या लिखा है डेफिनेशन? डेफिनेशन में लिखा गया है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बॉडी को बोल देंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे अगर पहले 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर कवर करता है, तो अगले घंटे में यानी 1 आवर पहले का और प्लस 1 आवर अभी का, अगले 1 घंटे में वो 10 ही किलोमीटर, पहले में वो 10 किलोमीटर कवर किया था तो दूसरे में भी 10 ही किलोमीटर कवर होनी चाहिए। यानी अगर कोई बॉडी 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करता है तो 1 + 1 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर कवर करेगा। फिर अगर उसे अगला सिर्फ 1 ही घंटा जाना होगा, सिर्फ अगर बॉडी अगली 1 ही घंटे चली तो वो 10 ही किलोमीटर कवर करेगी। अगर बॉडी मान लो 3 घंटे चल गई तो वो 30 किलोमीटर कवर करेगी, हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो अगर इस तरीके से बॉडी चल रही है कि इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। और जब वो ऐसा नहीं करेगी तो हम बोल देंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। सिंपल, इसका जस्ट उल्टा। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time, then the body is said to be
इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी जब भी कोई बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। कैसी डिस्टेंस कवर करेगी? अनइक्वल। जब भी कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अनइक्वल डिस्टेंस कवर की इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको बोल देंगे कि वह बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इसको भी समझते हैं ध्यान से। कैसे? टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, लेकिन उस इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगी। देखते हैं कैसे। मान लो ये टाइम है और ये है हमारा डिस्टेंस। तो पहले 1 घंटे में बॉडी ने 10 किलोमीटर कवर किया, दूसरे 1 घंटे में भी मान लो बॉडी ने 10 किलोमीटर ही कवर किया, 10 किलोमीटर ही कवर किया। तो अब 2 घंटे में, जब 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करनी चाहिए, लेकिन वो 2 घंटे में कितना कवर की? सिर्फ 15 किलोमीटर। तो अब देखो इंटरवल तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस का कवर बदल गया। यहाँ पे अगर 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, यहाँ पे 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, यहाँ पे कवर करना चाहिए इसको 20 किलोमीटर 2 घंटे में, लेकिन कवर सिर्फ 15 किलोमीटर कर रहा है, तो तुरंत ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। फिर अगला घंटा जब आया तो इसको 10 करना चाहिए, कर सिर्फ 5 ही किलोमीटर रहा है, लगा मौज मस्ती करने कहीं, 5 ही किलोमीटर सिर्फ कवर किया। तो ये इस तरह का एग्जाम्पल हो गया। और फिर अगले घंटे में भले वो 10 किलोमीटर कवर किया, लेकिन यहाँ पे तो रूल ब्रेक कर दिया। तो यानी अगर हम टोटल देखें तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 किया, यहाँ पे 10, तो यहाँ 20 करना चाहिए था इसको 2 घंटे, किया 15, फिर अगले 1 घंटे में इसको 10 करना चाहिए था, किया 5। तो ये इस तरह का अगर कहीं भी वो रूल तोड़ देता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करने का कहीं भी रूल तोड़ देता है, तो वो हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे अगर हम दोबारा आएँ तो एक मेजर कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, वो क्लियर कर देते हैं। मेजर कन्फ्यूजन क्या होता है? मेजर कन्फ्यूजन बच्चों को ये होता है कि क्या सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे? तो हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे समझेंगे इसको? ध्यान से देखना। अगर मान लो हम कोई सर्कुलर मोशन लेते हैं, ध्यान से देखना, यह पॉइंट ए है, ये घूम के आया और वापस यहीं पे आ गया। ध्यान से समझना। कोई सर्कुलर मोशन ले लेते हैं, एकदम ध्यान से समझना तो समझ में आएगा। इसमें मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक बार और कॉन्सेप्ट बता के एकदम वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो ये हो गया पॉइंट ए, और ये घूम के आया और ये वापस इसी पॉइंट पे आ गया, घूम करके वापस जो है वो इसी पॉइंट पे आ गया। तो ये पॉइंट हो गया बी। यानी यहाँ से चला एक पॉइंट और घूम करके वापस यहीं पे आ गया। जैसे यहाँ से चलता था पॉइंट, ये ए हो गया, यहाँ तक आया तो ये बी हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या था? ए से चला और यहीं पे आके ख़त्म हो गया। तो इस कंडीशन में ए से बी की नापेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा और यही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए से बी का शॉर्टेस्ट पॉइंट क्या है? ए से बी तक की सबसे कम दूरी यही होगी, ए से बी, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। इस सूरत में, इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में बराबर हो गए। लेकिन इसकी कंडीशन देखते हैं। अब इसमें अगर डिस्टेंस नापेंगे, डिस्टेंस, तो पूरा ए से लेकर के बी तक का लेंथ नापना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता है। ए से लेकर के पूरा बी तक का डिस्टेंस नापना पड़ेगा, और ए से बी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तुम लोग पढ़े हो क्लास 8th के फॉर्मूले में, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। तो इसकी यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच जो सबसे कम दूरी है। तो अब 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? ए और बी, और उनके बीच सबसे कम दूरी क्या है? 0, क्योंकि ए यहीं से स्टार्ट हुआ और बी यहीं पे आके एंड हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 0।
ठीक है। ए और बी के बीच, जैसे यहाँ से अगर ए चला होता और यहाँ पे बी अगर ख़त्म हुआ होता, ए अगर यहाँ से चला होता और बी यहाँ से ख़त्म हुआ होता, तो डिस्टेंस तो ऐसे नापते, ये होता डिस्टेंस हमारा, ये पूरा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट नापना होता तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये पूरा सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। उसी तरह अब इस वाले कंडीशन में क्या हुआ, बी जो है वो और आगे सीधे ए तक आ जाता है। तो जब ए तक आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो आई थिंक समझ में आज आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना कि ए से बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया इस कंडीशन में वो 0 हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा 0 होगी, लेकिन अगर वो पूरा कंप्लीट सर्कल बना दिया तो, और लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो 2πr यानी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्शन क्लास में आगे हम लोग फिर आगे पढ़ा जाएगा। थैंक यू क्लास।